और साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके जीएस के पोर्शन होता है उसमें से प्रश्न बन रहे हैं। और यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि 4.0 जल्द ही आएगा। तो ये सभी पुराने पेपर का पूरा सिस्टम है इसमें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लास पसंद आए तो कम समय में आपको हम 50 प्रश्न अभी बता रहे हैं, तो इसको देखना ना भूलें। शुरू करते हैं। हम आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से दलदली विस्तार का बिहार किस जिले में है मिट्टी का? ठीक, सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दलदली जो मिट्टी का जो विस्तार है फिलहाल सीतामढ़ी, सुपौल है, किशनगंज, अररिया ये सभी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ये ऑप्शन। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है वो यहाँ पे एकत्रित हो जाती है, जिस वजह से यहाँ का जो मिट्टी का विस्तार दलदली हो जाता है। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता होगा, मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध और बिहार का शोक भी उसे कहते हैं। तो आप सबको पता होगा कोसी नदी है। ठीक, और कोसी नदी के बारे में बता दें तो ये नेपाल से निकलती है। ठीक, और अगर बात करें कि ये गंगा नदी में कहाँ पे मिलती है तो कटिहार में एक कुर्सेला नाम का स्थान है, वहीं के पास मिलती है ये कोसी नदी। ठीक, और ये अपना मार्ग परिवर्तन में ज़्यादा माहिर है क्योंकि ये कहीं इधर से निकल जाती, कहीं इधर से निकल जाती। तो इस वजह से बिहार में बहुत सारी तबाही ले आती है, क्योंकि बिहार जो है नेपाल से निचले स्तर पर आता है, इसलिए ऊंचाई से नदी बहती है तो उसका वेग ज़्यादा रहता है ना। तो इस वजह से मार्ग परिवर्तन की गति इसमें ज़्यादा है। तो राइट आंसर फिलहाल इसका ये ऑप्शन होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, सरैयामन पश्चिम बिहार किस जिले में है? ऑप्शन है अररिया, बी ऑप्शन पश्चिमी चंपारण, सी है दरभंगा और डी है बांका। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, वेस्ट चंपारण जो है ये सरैयामन पश्चिम बिहार यहीं पे है। ठीक, इस जिले में। और ये पश्चिमी चंपारण पड़ता है आपका नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। सीतामढ़ी है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, तो ये सभी नेपाल से जुड़ने वाले जिले हैं बिहार के। ठीक, अगला हमारे पास जूट का उत्पादन होता है उत्तरी पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये पड़ेगा आपको उत्तरी पूर्वी मैदान में। ठीक, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में हो तो आपको पता है कि देखो नक्शा तो आप देखना जानते ही होगे। ये आपका होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण और ये होगा पूरब। ठीक, और ये होगा पश्चिम। तो फिलहाल आप उठो तो सुबह जब सूरज निकलता तो आपको पता है कि पूर्व दिशा में निकलता है, तो उधर ही बिहार पड़ता है ना। तो ये उत्तर पूर्वी दिशा की बात कर रहा है तो ये पड़ेगा आपका, ये देखो इधर इधर का जो एरिया है ये बिहार का एरिया पड़ेगा इधर ही। तो इसी दिशा में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। और इधर ही जाओगे उत्तर पूर्वी मैदान की तरफ तो उत्तर प्रदेश से निकलोगे तो आपको गोरखपुर पता है उसी दिशा में पड़ता है उत्तर पूर्वी मैदान। तो गोरखपुर में भी सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश के दृष्टि से देखा जाए तो गोरखपुर में भी सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। ठीक, तो ये होगा। और अगर पूछे विश्व स्तर पे तो सबसे ज़्यादा कहाँ, तो आप सीधा इधर से जाओगे बिहार, बिहार के बाद बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हो जाएगा क्योंकि ये सटे हुए एरिया है। इस वजह से यहाँ पे जूट का उत्पादन अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव या पानी बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है इस वजह से। ठीक, तो आपको एक प्रश्न के साथ 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे ना। अगला हमारा प्रश्न है, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? आईओसी या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, एचपी ऑयल या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी। ठीक, बरौनी तेल शोधक कारखाना है बिहार में, तो इसका ऑप्शन होगा। अगर वर्तमान में पूछ ले महारत्न कंपनियां कितनी हैं तो वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं 13 है। अगर आपसे पूछ ले नवरत्न कंपनी कितनी है तो 25 हैं। अभी कल की डेट में 4 और शामिल हुई हैं, तो इन सबको मिला के 25 जो है ये नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक, और ये महारत्न कंपनियां हैं। ठीक, 13 महारत्न याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? पूर्णिया, दरभंगा बी ऑप्शन में, सी है भागलपुर और डी भोजपुर में। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो रेशमी वस्त्रों का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो फिलहाल हुआ है आपका भागलपुर में। ठीक, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और रेशमी कपड़ों की सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा रेशमी कपड़े बनते हैं कहाँ पे? अपने भारत में जम्मू कश्मीर साइड में बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार में 10 की 2001-2011 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन इसके 17.7%, 21.54% और 25.4% या 26.2%। तो इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन होगा। 25.4% की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच। अगर पूछ ले आपसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ ले कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई, तो आप लोग क्या बताओगे? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर पूछ ले 10 की जनगणना, 10 की मतलब 10 साल में जो जनगणना होती है वो कब हुई थी, तो 10 की जनगणना इसी के बाद जोड़ लो 9 साल, तो 1881 में हुई थी। ठीक, ये हुई थी। और ये कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई, तो याद रखना है भी ना। अगला हमारा प्रश्न है बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960, 1964, 1968, 1974 या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1974 में जो है बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना की गई थी। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है, कैमूर है, गोपालगंज है, शिवहर है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फिलहाल गोपालगंज होगा। ठीक, ये अपने यूपी से जुड़ा हुआ एरिया है। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात होता क्या है, तो जहाँ पे क्या है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की गणना की जाती है। ठीक, तो अगर महिलाओं की गणना 1000 जैसे पुरुष है और महिलाओं की संख्या हो गई 1001, तो इसका मतलब क्या है कि लिंगानुपात महिलाओं मतलब ज़्यादा है इसमें, ये गणना होती है। महिलाओं पे डिपेंड करता है, वही लिंगानुपात घटाती है वही बढ़ाती है। अगर महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा हो गई तो लिंगानुपात बढ़ा। अगर 100 पुरुष 1000 पुरुष हैं उसमें 99 महिलाएं, 75 महिला, मतलब कोई भी इससे कम हो तो वहाँ पे लिंगानुपात कम होता है। जैसे हरियाणा में क्या है, लिंगानुपात कम है क्योंकि वहाँ पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं बहुत उनकी अपेक्षा में कम है। तो इस वजह से ये सिस्टम होता है कि लिंगानुपात ज़्यादा कम ये महिलाएं पे डिपेंड करता है, कितनी महिलाएं, एक पुरुष के लिए एक महिला है या 2 महिला, ऐसे होता है सब। और बात करें फिर सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? कमला, महानंदा, कोसी या बागमती नदी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। महानंदा जो नदी है ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। अगर उत्तर प्रदेश के उसमें पूछ ले तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कौन बनाती है, तो घाघरा नदी एक घाघरा है। ठीक, और दूसरी नदी कौन थी? गंडक नदी। तो और एक 3 नदियाँ हैं शायद, तो ये फिलहाल 2 नदी हम बता रहे हैं, घाघरा और गंडक नदी, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा साझा करती। गंडक नदी की बात करें तो ये आप कुशीनगर जाओगे, बाय द वे आप कभी बिहार का टूर हो तो इधर गोरखपुर से जाओगे तो पड़ता है कुशीनगर जो बिहार से सटा हुआ एरिया है, वहीं पे एक पड़रौना पड़ता है। पड़रौना के जस्ट बगल में वो गंडक नदी बहती है। ठीक, क्योंकि मैं गया हूँ अभी, मेरा एग्ज़ाम था बीपीएससी का, तो मैं वहाँ गया था कहाँ, पश्चिमी चंपारण। तो तब मैंने देखा है कि मतलब ये पड़रौना के पास से ही गुजरती है गंडक नदी को। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है राजगीर में, मुंगेर में, नवादा में, जमुई में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, मुंगेर में। मुंगेर किस लिए प्रसिद्ध है? तोपखाना सिगरेट के लिए भी प्रसिद्ध, गोला बारूद के लिए मुंगेर प्रसिद्ध है। राजगीर इसको राजगृह भी कहते हैं। ठीक, नवादा है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर मैंने बता दें मुंगेर है। जमुई क्या है? जमुई में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार पाए गए हैं, जमुई सोने के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, तो इसका राइट आंसर भी होगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, सोन परियोजना, राजपुर परियोजना, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, सोन परियोजना जो है बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना। ठीक, अगर पूछे सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये इसका जो उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। एक तरफ से निकलती है गंगा नदी, क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी, और दूसरी तरफ से सोन नदी निकलती है। तो इसकी सबसे पुरानी परियोजना यही है। अमरकंटक है कहाँ, तो मध्य प्रदेश में। अब इसमें क्या है कि निम्नलिखित नदियाँ एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन। ठीक, अभी मैंने आपको बताया, तो आपको इसमें क्या है मिलाने वाले में से पहले आपको जो पता हो आप डायरेक्ट उसको मिला दो। तो अभी मैंने बताया कोसी नदी जो गंगा में कहाँ मिलती है, तो कुर्सेला नाम का मैंने स्थान बताया था। ये देखो, अब देखो एक का सी, मतलब पहले नंबर पे सी आएगा, तो एक ऑप्शन है जो आपको सी दिखाई दे रहा है, ये देखो डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक, तो सही जवाब इसका हम मिलान करके फिर से बता दें। ठीक, एक मिनट, देखो
पहले का इसका नहीं, दूसरे किसी है ना, एक मिनट, पहले किसी नहीं दूसरे किसी, कोसी का कुर्सेला है तो दूसरे किसी है, दूसरे किसी किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसको काटो, इसको काटो। अब आपका ए और सी नहीं, बी और सी बाकी है ना। फिर आगे देखते हैं, इसका बी और सी है ना, ये तो इसका ये भी गलत, ये भी गलत, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, तो पहले का पहला ही होगा पुनपन, इसका ये होगा, और तीसरे का होगा, तीसरे का ये पुनपुन का एक ए सी बी, इसका ये है, और इसका इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ, ए सी बी ए, यहाँ पे बी ए बी सी, यहाँ पे डी होगा। ठीक, ये होगा कर्मशा फतुहा, ये ऑप्शन इसका होगा बी ऑप्शन। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, सहरसा, कटिहार, गया, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक, पश्चिमी चंपारण जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जौ का उत्पादन होता है। जौ क्या है कि ये मोटा अनाज के नाम से जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा भारत में अगर पूछे तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जौ उत्पादन होता है। ठीक, और ये अभी कुर्सेला मैंने बताया था ना, कोसी नदी कुर्सेला, तो कटिहार में पड़ता कुर्सेला, ये भी याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, गया, पूर्णिया, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पटना में। ठीक, बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण, ये आपका पटना में पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? 940, 935, 918, 912। ये भारतीय बच्चों का लिंगानुपात 912 है। ठीक, भारत का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 918। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। रेगुर मिट्टी के अन्य नाम से जानते हैं, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जो गंगा, मतलब गंगा या नदियों के द्वारा जो बहा के लाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक, तो 17 का आपका सही जवाब यही होगा, क्योंकि बिहार में नदियाँ बहुत सारी मिट्टी लाती है और बहुत सारी नदियाँ भी हैं, तो जलोढ़ मिट्टी का ही निर्माण होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, ये इधर पाई जाती है आपका महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में पाया जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग याद रखना। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था क्या है? एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुर्थस्तरीय। तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो फिलहाल त्रिस्तरीय है, क्योंकि भारत में बलवंत राय मेहता की जो समिति 1857 में ये नहीं 1957 में, तो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, तो ये त्रिस्तरीय अशोक मेहता की थी, दो स्तरीय वाली। ठीक, तो अपने यहाँ त्रिस्तरीय है। और पूछ ले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य अगर पूछे तो राजस्थान है। ठीक, राजस्थान के अंदर जिला कौन सा है? तो नागौर है। नागौर में लगा कब है? तो लगा है 2 अक्टूबर 1959, गांधी जी की जयंती के दिन 1959 में लगा था। किसके समय में लगा था? तो लगा था नेहरू जी के समय में, क्योंकि प्रधानमंत्री वर्तमान में यही थे। दूसरा राज्य अगर पूछे तो दूसरा आप क्या बताओगे? 11 अक्टूबर को लगा था, कहाँ पे? 1959 में, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, 1959 आंध्रा में। ठीक, याद रखना ऐसे। अगला हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद पूछ ले पंचायत से, तो अनुच्छेद 40 बता दो। ठीक, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सूचना चुनाव आयोग या राष्ट्रपति? तो जो पंचायत है ये राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र से कोई मतलब नहीं इसका। केंद्रीय चुनाव आयोग ये केंद्र के चुनाव कराता है, तो केंद्र में करवाएगा। फिलहाल राज्य के भी चुनाव करवाता है, पर राज्य चुनाव आयोग कराएगा। इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा ये करवाया जाता है, तो क्योंकि राज्य सूची का विषय है ना, इस वजह से इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? 1/2, 1/3, 1/4 या 1/6? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। 1/3 सदस्य जो है ये बाहर हो जाते हैं विधान परिषद में। जैसे राज्यसभा में होते हैं वैसे विधान परिषद होती है राज्य में। थी, तो इस वजह से 1/3 सदस्य यहाँ से मैंने, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है ना, यहाँ हर 2 साल में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसको अस्थायी रखा गया है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता ना।
निम्नलिखित में से राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा डी ऑप्शन। ठीक, ये राज्यपाल शपथ वाली बात है तो राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाएगा। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। वैसे राज्य में प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्य से संबंधित शपथ वाली बात अलग है, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति अब करना। ठीक, इसमें आप मतलब कंफ्यूजिंग रहता है कि राज्यपाल की शपथ की बात कही गई है, तो शपथ वाला काम कसम कौन खिलाता है? तो कसम यही खिलाएंगे न्यायाधीश महोदय। ठीक, जैसे इनको शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण की जाती है, तो शपथ दिलाने का काम कौन करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा। ठीक, जैसे 50वें अपने ये है ना डी वाई चंद्रचूड़, वो करवाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? राज्यपाल की शपथ की बात है तो यहाँ का जो जिस राज्य में उच्च न्यायालय होगा वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश होगा न्यायालय का, वो करवाएगा। तो शपथ वाली काम राज्य का उच्च न्यायालय करवाता है, और नियुक्ति वाला कौन है? तो वो राष्ट्रपति ही करवाएगा राज्यपाल का। ठीक, तो राइट आंसर इसका डी होगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगला हमारा प्रश्न है, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 172, इनमें से कोई नहीं है 100 या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी ऑप्शन। ठीक, इसमें होगा अनुच्छेद 170। मैंने अनुच्छेद की क्लास अभी 3-4 दिन पहले बनाई थी, तो ट्रिक के साथ है, और जो भी लोग ना देखे हों तो मेरे इसमें चले जाइए वीडियो लिंक पे, देख लेना। संविधान के ट्रिकी अनुच्छेद उसमें पढ़ा हुआ है टाइटल, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। कम से कम 200 आपको अनुच्छेद याद हो जाएगा, और सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। एक बार 2 बार देख लोगे तो दोबारा आपको कभी अनुच्छेद के विषय में पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो देख लेना एक बार जरूर उसको। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है, मुख्य सचिव करता है, महाधिवक्ता करता है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राज्यपाल होगा। ठीक, जैसे वहाँ प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, वैसे यहाँ पे राज्य में मुख्यमंत्री की सलाह पे काम करेगा राज्यपाल। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा राज्य में। ठीक, ऐसे होता है वो। ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन करके अनुच्छेद वहाँ बनाए हैं, तो आप लोग उसको देख लेना। ठीक, क्योंकि मैंने प्लस माइनस करके वहाँ के अनुच्छेद बनाए, और एक अंक से आपको ऐसे पता चल जाएगा कि यहाँ किसमें कितना जोड़ के कितना बनाया गया और कौन सा अनुच्छेद मिलता है, तो देख लेना आप। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1949, 1952, 1954 या 1956, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिहार लोकसभा का जो लोक सेवा आयोग जो है 1949 में बना था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? जीतन राम मांझी, भोला पासवान शास्त्री, राम सुंदर दास, महामाया प्रसाद, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है, भोला प्रसाद शास्त्री जो थे पहले दलित मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। जीतन राम मांझी भी दलित हैं, पर ये बाद में बने, पहले लेकिन यही थे। और अगर पूछ ले बिहार के पहले मुख्यमंत्री तो कौन थे? कृष्ण सिंह याद होगा। ठीक, पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? तो पटना में, दीघा में, ऑप्शन ए है, बी है मनेर में, सी है नखास पिंड में, और डी है बांकीपुर में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, नखास पिंड में जो है पटना में नमक कानून जो है और भंग किया गया था। ठीक, और महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी नमक कानून के विरोध में। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे भारत में? तो राजा राम मोहन राय। अब यहाँ की बात करें तो ऑप्शन ए है दीप नारायण सिंह, और बी है डॉक्टर कृष्णनंद घोष, सी है गुरु प्रसाद सेन, और डी है स्वामी सहजानंद। किसान आंदोलन से संबंधित है, किसान सभा का गठन इन्होंने किया। लेकिन इसका फिलहाल राइट आंसर क्या होगा? आपका बी ऑप्शन होगा, कृष्णनंदन घोष जो थे 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को इसने स्थापित किया था। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 28 नंबर है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? कादरी, सुहावर्दी, फिरदौसी या चिश्ती से? अजमेर के जो थे मोइनुद्दीन चिश्ती, ये संबंधित थे। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन होगा, फिरदौसी जो है इस सिलसिले से जुड़े हुए थे। ठीक,
और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस मुगल शासक के ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा औरंगजेब ने बनाया था राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार। ठीक, और बिहार का गवर्नर अंग्रेजों ने किसको बनाया था? तो सिताब राय को बनाया था, ये भी याद रखना है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, श्री कृष्ण सिंह, पुरुषोत्तम दास टंडन, राहुल शंकराचार्य। ठीक, तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक, इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे, ये गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, बिहार में जो है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, हसन इमाम ने, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा मजहरुल हक जो थे वो सदाकत आश्रम की स्थापना किया था बिहार में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशी शासक कौन था? आनंद सेन, लक्ष्मण सेन, नरसिंह या रायसेन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, लक्ष्मण सेन जो था बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पे यहाँ पे राजा था और उस समय सेन वंश का शासन था। ठीक, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त कर दिया था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के मुसल सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? खिलजी युग में, तुगलक वंश में, सैयद वंश में, लोधी वंश में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सैयद वंश होगा। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। अगर पूछ लिया आपसे कि मतलब इनका कालक्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मतलब सबसे पहले तुगलक आए कि खिलजी आए कि सैयद आए कि लोधी आए, तो आपके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं। इसमें देखो समझा दें, खिले गुल खिले तुम शायद लोगे। ठीक, याद कर लेना। तो कभी भी आपको अगर पूछ ले कि मतलब इनका कालक्रम क्या है, सबसे पहले कौन आया, तो आपको हम आसान ट्रिक बता दिए हैं, इसको याद रख लेना। गुल से क्या होगा? गुलाम वंश। ठीक, गुल से गुलाम वंश। खिले से खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक था। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। तुम से तुगलक वंश। ठीक, शायद से सैयद वंश। ठीक, खिजर खां या इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी ये किया था। ठीक, और इब्राहिम अंतिम था, बहलोल लोदी इसका संस्थापक था। ठीक, तुगलक सैयद वंश का। लोगे से लोदी वंश होगा। ठीक, तो ऐसे याद होगा ना, जैसे गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शाह से सैयद वंश और लोगे से लोधी वंश। तो ये आपके चार जो मतलब वो थे वंश, इनका आपका कालक्रम क्लियर होगा। ठीक, और इसी में अगर बता दें इनके संस्थापक कौन है, तो इसमें एक भी ट्रिक है, कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाई। ठीक, खीर बनाई। ठीक, तो कोसे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका था? गुलाम वंश का। ठीक, जैसे जहीरुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का जो ससुर था, इसको मार दिया था कड़ा मानिकपुर, यहाँ इलाहाबाद के पास अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। तो जलालुद्दीन था खिलजी वंश का। कुमारी जरीना गोरी और गुल खिले तुम तुगलक वंश का, ये था गोरी। ठीक, और गुल खिले तुम शायद लोगे, सैयद वंश का खिजर खां और लोधी वंश का बहलोल लोधी, ये बनाई थी। याद होगा ना, ऐसे होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी ऑप्शन होगा। इसमें फिरोज शाह तुगलक था। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया। इसी ने जौना खां की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की। ठीक, सिकंदर लोधी की बात करें तो आगरा का संस्थापक था। 1504 में इसने राजधानी बनाया आगरा को। ठीक, इल्तुतमिश रजिया का पिता था। 1936 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रजिया सुल्तान 1936 से 1940 तक शासन किया। ठीक, और रजिया सुल्तान को 1940 में
तुर्की डाकुओं ने कैथल हरियाणा में पड़ता है वहाँ पे इसकी हत्या कर दी थी। ठीक, क्योंकि इसका शासनकाल लोगों को पसंद नहीं था, क्योंकि ये पुरुष वेशभूषा में रहती थी, चोगा पहन के आती थी, टोपी लगा के। इस वजह से उनको नफरत थी कि महिला होके पुरुष की तरह क्यों करती है, इस वजह से। अगला हमारा प्रश्न है 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो कुंवर सिंह, पीर अली, अमर सिंह, हरिकिशन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन, कुंवर सिंह जो थे इन्होंने 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ी, और छापामार युद्ध लड़ाई के लिए शिवाजी की भी गैंग सेना जानी जाती थी। कुंवर सिंह की मृत्यु की बात करें तो ये जगदीशपुर के सूबेदार थे, मतलब राजा थे, और इन्होंने वहाँ से शासन किया था जगदीशपुर से, और 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था जगदीशपुर बिहार से। ठीक, 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है 26 अप्रैल 1857 शायद इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट हमारा सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नन्नदेव को पराजित किया था? विजय सेन, लक्ष्मण सेन, सामंत सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा बल्लाल सेन जो था वो सेन वंश के का शासक था, इसने कर्नाट वंश के शासक नन्नदेव को पराजित किया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने सैनिक अभियान कर मुंगेर को अपने राज्य में मिला लिया था, फैला दिया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? ठीक, तो नहीं देखना नहीं है। जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, फिलहाल ये तो इसका है ही क्योंकि ज़मीन के नापने के लिए था। ग्रांड ट्रक का निर्माण ये भी करवाया था। इबादत खाना का निर्माण फिलहाल इसने नहीं करवाया था, क्योंकि इबादत खाना का जो निर्माण किया था ये अकबर ने किया था, पूजा पाठ के लिए किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। ठीक, और जब्ती प्रणाली की शुरुआत इसने की, फिलहाल इसका राइट आंसर सी होगा। और बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? जहांदार शाह, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, और ये इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, शाह आलम द्वितीय जो था इसका जो राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ। फर्रुखसियर इसको घृणित कायक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, क्योंकि एक गद्दार था साला। अगला हमारा प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, 22 अगस्त 1764, 22 फरवरी 1764 या 22 अगस्त 1764? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, और इसी में अंग्रेजों की मतलब पूर्ण निर्णायक युद्ध था ये सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बिहार के वहाबी नेताओं में मृत्युदंड की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? याहिया अली, मोहम्मद जफ़र, मोहम्मद शफ़ी, अहमदुल्ला, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये ऑप्शन होगा, इनमें से कोई एक से अधिक होगा। ठीक, संथाल विद्रोह का क्षेत्र था मुंगेर, भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, शाहाबाद गया, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, भागलपुर राजमहल था संथाल विद्रोह का क्षेत्र। ठीक, कान्हू और नानू यही सब लड़े थे इसमें संथाल विद्रोह में। अगला हमारा प्रश्न है बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? कुंवर सिंह, पीर अली, हैदर अली, हसन इमाम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पीर अली जो थे बिहार में 1857 का जन विद्रोह इनके नेतृत्व में हुआ। अगला हमारा प्रश्न है बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? स्वराज कथा, बिहारी, सत्ययुग, युगांतर, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्वराज कथा जो है बाल मुकुंद वाजपेयी की पत्रिका थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सारण, वैशाली, सोनपुर, मुंगेर होगा शायद, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई ऑप्शन। ठीक, एक से अधिक सभी। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मलद, करुणा, कीकट, भ्रात्य। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन होगा, कीकट होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वज्र एवं अंग, मगध एवं अंग,
वत्स या चेदी, मगध या एवं वज्जी। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक, वत्स एवं चेदी जो है ये नहीं थे। अब वर्तमान में 4 महाजनपद बिहार में है, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। ठीक, 16 महाजनपद टोटल थे मौर्य काल में। अगला हमारा प्रश्न है, हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? बिंबिसार, बिंदुसार, बृहद्रथ, अजातशत्रु। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार को जाना जाता है। ये वास्तविक संस्थापक था हर्यक वंश का। थी बिंबिसार, बिंदुसार अलग अलग है, अशोक का पिता था बिंदुसार, ये बी ऑप्शन में। ठीक, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। अजातशत्रु के समय पे पहली बौद्ध संगीत हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? मैंने अभी बताया है, अजातशत्रु के समय में हुआ था पहला, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के समय में हुआ। ये 483 ईसा पूर्व में हुई, ये 383 ईसा पूर्व में हुई, इसको कहें तो 255 ईसा पूर्व में, और लास्ट वाली कहाँ गई? कनिष्क की, कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था लास्ट वाली, इसको आप ईसा पूर्व लिख सकते हो। ठीक, ईसा पूर्व ये ऐसे। अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक? तो सेल्यूकस निकेटर जो था, इसने इसके मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और अपनी बेटी से शादी इसने कर दी थी, और 500 हाथी दान में कर दिए थे इसने इसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो अगर कभी कभी पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था किस चीज़ का बना था? पत्थर का, लकड़ी का, और भी जो भी ऑप्शन हो, ईंटों का। तो आपका आंसर क्या होगा? आप उसमें लकड़ी का महल था। ठीक, लकड़ी का महल था ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अंतिम अनुयायी था, और इसने अपनी मृत्यु संलेखना पद्धति से कर ली। मतलब संलेखना पद्धति होती क्या थी कि मतलब भूख प्यास बिना कुछ खाए पिए अपने आप को प्राण त्याग देना, और संलेखना था, और जैन धर्म का अनुयायी बन गया था ये। तो ये मृत्यु इसकी श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बीपीएससी से संबंधित थे, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना हमसे हो सका मैंने उसका डिटेल बताया है, और कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम रोज दे देते हैं, तो आप उसको देख लीजिए, और पॉजिटिव कमेंट करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्लास देख लेते हो, कम से कम एक टच करना ज़रूरी है कि लाइक करते हो कि नहीं मेरे वीडियो को। बड़ी मेहनत से बनती है एक वीडियो, 2 घंटे, एक आधे घंटे की वीडियो में कम से कम 2.5-3 घंटा लग जाता है इसका पूरा अपलोडिंग वगैरह। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें, और रोज़ आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहेगी। सुबह जिसने करंट अफेयर नहीं देखा है देख ले, ठीक, पढ़ी होगी। और संविधान से संबंधित अनुच्छेद मैंने वीडियो बनाई थी 3-4 दिन पहले, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लो, बहुत बेहतरीन वीडियो है, और दोबारा आपको कभी मतलब देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और जिसको भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना हो, किसी भी मतलब राज्य की तैयारी का हो या कोई भी परीक्षा हो, तो सरल एग्ज़ाम करके जिस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से मेरा मतलब ये यूट्यूब चैनल, उसी नाम पे टेलीग्राम चैनल है। तो सरल एग्ज़ाम नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल चलता है। सारे वीडियो मैं जो ये पढ़ाया हूँ, और जो मैं करंट अफेयर का है, वो सारा वीडियो और PDF उसी चैनल पे मिलता है। और भी अन्य तैयारियों के लिए भी मेरे पास बुक्स वगैरह जो भी जिस भी विषय की चाहिए, तो आप इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। सरल एग्ज़ाम के नाम से आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। और एक जानकारी और है, BPS वो DSSB की, जो भी बच्चे दिल्ली सब ऑर्डिनेट टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 20,000 जगह 2025 में शायद जनवरी फरवरी में आ जाएगी। तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए बेहतर ढंग से। और उत्तर प्रदेश में इसमें वर्तमान में लग ही चुकी है भर्ती, मतलब आने वाली है। 27,000 पद पे घोषणा हुई कोर्ट के द्वारा। और उत्तर प्रदेश से संबंधित भी हम GS GK हिंदी वगैरह का आज क्लास 1-2 दिन में शुरू करेंगे। तो जो भी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके इस क्लास से। तो देखने के लिए थैंक्स। उम्मीद है कि यह क्लास आपको बेहतर लगी होगी। थैंक यू।